हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम भारतीय संविधान का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। हम इसमें संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी पूरी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई किताब है और उसमें यूनिट लिखे हुए हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 1 है, अब यूनिट नंबर 2 है, सेम आगे प्रोसेस है। और इन यूनिट के अंदर ना चैप्टर दिए गए हैं, जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर फिर 2 आएगा। और इसी तरीके से ना लास्ट में एक कोई टेबल दी जाती है हमारे पास, या फिर कोई डाटा दे दिया सपोज इसमें। ठीक है, तो जो यूनिट है ना, उसको जितने भी यूनिट होंगी हमारी किताब में 1 2 3 4, उनको हम अनुच्छेद बोलेंगे। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स होंगे इनको हम आर्टिकल के तौर पे देखेंगे। और जो लास्ट में टेबल दी गई है, डाटा दी गई है, दिया गया है, उसको हम अनुसूची के रूप में समझ सकते हैं। यूनिट जो है बड़े जो है उसके अंतर्गत चैप्टर होंगे, चैप्टर आर्टिकल है, यूनिट अनुच्छेद है, और जो लास्ट में डाटा दिया गया है वो अनुसूची है। अभी हम शुरुआत करते हैं। जान लेते हैं कि मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट अनुसूची जो है, इसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम दिए गए हैं। मतलब जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सभी के नाम लिखे होंगे, यूटी के भी और स्टेट के भी। अभी सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में है। जितने भी संविधान में बड़े बड़े पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, हाई कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, और इसके अलावा जो CAG है, तो इन सभी के वेतन और भत्ते दिए गए हैं, जो हमारे पास सेकंड अनुसूची है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, अभी तीसरी अनुसूची में हमारे पास शपथ के बारे में बताया गया है। जो हमने अभी पद पढ़े हैं कुछ तो उनमें से ये, जैसे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, कैग हो गए, केंद्रीय मंत्री और सांसद है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किन के शपथ के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अभी जान लेते हैं हमारे पास अगली अनुसूची के बारे में। फोर्थ अनुसूची, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। और जो पांचवी अनुसूची है, इसमें जो SC क्षेत्र है और ST है, उनका प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में है। और जो छठी अनुसूची हमारे पास दी गई है, इसमें हम इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM से ध्यान रखिएगा इसको। इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, देखिए छठी अनुसूची में 4 जो राज्य हैं, इनका प्रशासन कैसे चलेगा जनजातीय क्षेत्रों का, ये बताया गया है। इनके अलावा जो भी बच गए जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र, जो भी स्टेट बच गए, उन सभी का 5वीं अनुसूची में वर्णन है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे पास 7वीं अनुसूची है, और इसके रिगार्डिंग 240 अनुच्छेद भी है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है वो सब विषय हैं, और राज्य सूची में जिन पर राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती में संघ और राज्य दोनों मिलकर जिन विषयों पर कानून बनाती है। अभी इसके बारे में अगले जान लेते हैं हम 8वीं अनुसूची के बारे में। इसमें हमारे पास जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संविधान में, 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख है। अब इनसे संबंधित जो भी संविधान संशोधन हुए हैं भाषाओं से,
इनके बारे में भी हम जान लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को हमारे पास जोड़ा गया है। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। इसको इस तरीके से याद रखिएगा, नमक से ध्यान रखिएगा कि इसमें आएगा हमारे पास नेपाली, म से आएगा मणिपुरी और क से आएगा कोंकणी। मतलब 71वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है इनके रिगार्डिंग 92वां संविधान संशोधन, और ये 2003 में हुआ। इसको ध्यान रखिएगा आप, BDMS ध्यान रख लीजिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के रिगार्डिंग बताया गया है, और 9वीं अनुसूची में इसके रिगार्डिंग ही पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित था, 1951 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है हमारे पास 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल विरोधी कानून है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, चुनाव जीत गया, फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरुद्ध वोट दे दे, तो कुछ है इनके जो भी ये करते हैं उसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। और संविधान संशोधन हुआ था इसके रिगार्डिंग 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली अनुसूची जो है उसके बारे में जान लेते हैं। 11वीं अनुसूची है, ये पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है, उनमें अधिकार दिए गए हैं, पंचायतों का क्या क्या उत्तरदायित्व है ये सब दिया गया है। और पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए पूरी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है यहाँ से। आगे है हमारे पास 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, उनके अधिकार और क्या क्या उत्तरदायित्व है वो सब दिए गए हैं। इससे संबंधित है हमारे पास 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। अब जो भी हमने अनुसूचियां पढ़ी हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ी है उनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट अनुसूची में जैसे हमने देखा कि जो भी राज्य कौन कौन से होंगे और यूटी जो है उनके नाम दिए गए हैं फर्स्ट अनुसूची में। सेकंड में हमारे पास वेतन और भत्ते दिए गए हैं, वेतन और भत्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, कैग हो गए, इन सब के हैं। थर्ड में हमारे पास शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, फोर्थ में जो राज्यसभा है उसमें सीटों का आवंटन कैसे होगा ये सब बताया गया है। फिफ्थ जो अनुसूची है वो हमारे पास एससी और एसटी क्षेत्र के रिगार्डिंग है। और इसमें जो छठी अनुसूची है उसमें हमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही हमारे पास जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियां बताई गई हैं कि किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन पर राज्य सरकार, यानी कि जैसे संघ सूची, राज्य और संवर्ती सूची है इसमें। इसके साथ ही हमारे पास 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं, जो 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त संविधान में, उनके बारे में उल्लेख है। इसके रिगार्डिंग हमने 3 संविधान संशोधन भी पढ़े हैं, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। अगली हमारे पास जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हमारे पास दल बदल को रोकने के लिए है। और 11वीं अनुसूची
हमारे पास पंचायत से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अभी हम जान लेते हैं भाग जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, 22 भाग हैं, उन सब के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। अभी जो भाग पहला है उसमें दिया गया है, देखिए पहली अनुसूची है और जो पहला भाग है उसमें सेम बातें कही गई है। दोनों में है कि संघ है, केंद्र है और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में है, कौन कौन से स्टेट यूटी है, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमारे पास यूनिट का नाम हो गया भाग 1 और इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है ये हमारे पास चैप्टर हो गए। तो भाग 1 में 1 से 4 तक के आर्टिकल आते हैं। ठीक है। अभी जो भाग 2 है हमारे पास उसमें नागरिकता से संबंधित है, बताए गए हैं। इसमें आर्टिकल 5 से और 11 आते हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है और 5 से 11 आर्टिकल के बारे में है, अनुच्छेद बताया गया इसमें। आगे है भाग 3 है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल हमारे पास आते हैं। आगे है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि जो सरकार है वो कैसे चलानी है, कैसे चलानी। संविधान में बताया गया है कि गवर्नमेंट किस तरीके से सरकार चलाए। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें 36 से 51 तक हैं। आगे है हमारे पास, और जो ये डीपीएसपी है ना, ये न्यायालय के लिए में बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये हो गया कि आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये सरकार की मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि वो इनको लागू करती है या नहीं करती है। ठीक है। आगे है हमारे पास, देखिए जो ए लिखा हुआ है या फिर ए या 4B ऐसे कुछ आ जाए तो मतलब ये जब संविधान बना उस वक्त नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं संविधान संशोधन करके। तो भाग जो 4A है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ये आता है। और मूल कर्तव्य जो है वर्तमान में उनकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य जैसे हो गया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही ये हो गया कि जैसे जो भी स्मारक हैं उनकी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में। अभी भाग 5 की तरफ बढ़ते हैं, को इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी फर्स्ट भाग में क्या किया कि नाम बताया गया, दूसरे में नागरिकता आ गई, तीसरे में हमारे पास मौलिक अधिकार आ गए, एक नागरिक को क्या क्या मौलिक अधिकार। फिर चौथे में बता दिया कि सरकार के क्या दायित्व है, कैसे देश को चलाए, उसमें फोर्थ में लिखा गया। अभी जो फिफ्थ की बात कर रहे हैं इसमें संघ सरकार के बारे में आ गया, जो केंद्र सरकार है उसके बारे में आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक, ये सबसे बड़ा भाग है। और आगे आ जाता है भाग 6, राज्य सरकार से रिलेटेड आ गया, 152 से 237 तक अनुच्छेद हैं। संघ सरकार आ गई हमारे पास, राज्य सरकार आ गई। अभी जो 7वां है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, अभी यूटी आएंगी, केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास आएंगे। इनसे संबंधित है आर्टिकल 239 से और 242 तक है। अभी आगे बढ़ते हैं। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है और आगे फिर ओ से पी आएगा, पी से जेड जी तक अगले में है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 73वां जो संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ठीक है। आगे है हमारे पास भाग 9A। 9A में हमारे पास नगर पालिकाओं से संबंधित है। 9A 243 से जेड जी तक है और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये भी 1992 में हुआ था। ठीक है। और जो इसका भाग है 9B, पहले 9 था फिर हमने 9A पढ़ा, अभी हम 9B पढ़ रहे हैं। 9 जो था वो पंचायतों से संबंधित है,
9A नगर पालिकाओं से और B है हमारे पास सहकारी समितियों से। ठीक है, और ये जो है 97वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2011 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, सहकारी समितियां यानी कि ग्रुप बनाकर लोग काम करते हैं, साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी लाभ होगा उसको आपस में बांट लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आसान भाषा में, एकता में बल, इकट्ठे मिलकर काम करना, वैसा कुछ। अभी भाग 10 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, SC ST हैं, उनके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 244 से 244A तक। अभी आगे बढ़ते हैं। 11वां भाग जो है उसमें हमारे पास जो संघ है और राज्य है उनके बीच में संबंध है। ठीक है, विधायी कानून बनाने के, प्रशासन को चलाने के, ये सब है। और इसमें है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। और जो 12वां भाग है इसमें पैसे से संबंधित है। ये जो संघ है राज्यों के बीच है, उसमें जो संपत्ति है, पैसा, उसका बंटवारा कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग इसमें आर्टिकल 264 से 300A तक बताया गया है। और इसमें जो है जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वित्तीय जो भी संबंध हो गए उनसे जुड़े हुए, सब इसमें आ जाता है, पैसे का लेना देना। और अनुच्छेद जो 300A है उसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 आर्टिकल A में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे है हमारे पास, जान लेते हैं भाग नंबर 13। ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यापार कर सके, उसके रिगार्डिंग है व्यापार और वाणिज्य। 301 से 307 तक आर्टिकल हैं इसमें। आगे है भाग 14। इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जैसे कि UPSC हो गया, या स्टेट लेवल पे जो भी PCS हो गया, स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट के हिसाब से, उन सब का वर्णन है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 308 से 323 तक वर्णन है। इसके अंतर्गत ही जोड़ा गया है भाग 14A। इसमें ट्रिब्यूनल या अधिकरण का वर्णन है। अब ट्रिब्यूनल क्या होंगे, ये ना विशेष प्रकार के न्यायालय होंगे। ठीक है, जिसमें जैसे कि दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, तो उनके लिए फिर इन न्यायालयों में इनके लिए ये ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, या फिर जैसे कि पर्यावरण के रिगार्डिंग बना दिए। ठीक है, विशेष मुद्दों के लिए जो न्यायालय होंगे वो ट्रिब्यूनल हम उनको बोलेंगे। ठीक है, इसमें आर्टिकल 323A से और 323B तक दिए गए हैं। इसमें दिया भी गया है कि जो विशेष न्यायाधिकरण है उनकी स्थापना का प्रावधान है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है हमारे पास निर्वाचन से संबंधित, कि जो भी चुनाव करवाने हैं। ठीक है, और चुनाव आयोग इसके अंतर्गत आ जाता है। मताधिकार, कितनी एज है, सब कुछ, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब, उसके नियम इसमें बताया गया है भाग 15 में। और इसमें आर्टिकल जो है वो 324 से 329A तक आते हैं। अगला भाग देख लेते हैं। आगे है हमारे पास भाग नंबर 16। इसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं। SC ST और जो पिछड़ा वर्ग है उनको कैसे आरक्षण मिलेगा, क्या क्या उनके लिए प्रावधान किए जाएंगे, ये सब इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 16, नहीं माफी चाहूंगी, भाग नंबर 16 में। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद जो है वो 330 से 342 तक है। अभी है हमारे पास भाग नंबर 17। इसमें राजभाषा है, जैसे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। गौर कीजिएगा, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, यानी कि जो सरकारी काम होंगे उनमें हिंदी भाषा का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही राष्ट्रभाषा अगर घोषित कर दिया तो कि सब एक ही भाषा बोलनी है, सबको आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो राजभाषा में 343 से 351 तक आर्टिकल का वर्णन है। आगे है हमारे पास भाग 18। ये आपात उपबंध इसमें दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, अगर किसी देश ने कोई हमला कर दिया, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, राष्ट्रपति शासन है। और इसके अलावा वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय पैसों से रिलेटेड हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, कोई राज्य है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो सारी पावर है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है, इसमें जो है 352 से 360 तक आर्टिकल दिए गए हैं। अभी आगे
जान लेते हैं भाग नंबर 19 के बारे में। भाग नंबर 19 में मिससेलेनियस दिए गए हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बच गया ना वो सब है इसमें। इसमें आर्टिकल 361 से 367 तक दिए गए हैं, ठीक है। विविध यानी कि जो भी मिसलेनियस है वो सब प्रावधान इसमें है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास भाग नंबर 20। इसमें संविधान का संशोधन, संविधान एक बार लिख दिया लेकिन हमें उसमें कुछ ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में वर्णन है भाग नंबर 20 में। इसमें संविधान में संशोधन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। और इसमें इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो इकलौता ही है, आर्टिकल 368। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास भाग नंबर 21। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, यानी कि अगर विशेष परिस्थितियां हैं कुछ भी तो राज्य के लिए अस्थायी प्रावधान कर दिए जाते हैं। मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई तो वो जो भी प्रावधान करेंगे वो भी कुछ टाइम के लिए कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक है। और भाग नंबर 22 जो है उसमें जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम दिया गया है, वो कब लागू हुआ था, पुराने कानूनों का जो निरसन हो चुका है उनके बारे में बताया गया है। और इसमें आर्टिकल 393 से 395 तक दिए गए हैं, ठीक है। अभी एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान में 22 भाग हैं वर्तमान में, उस टाइम से 22 भाग हैं, तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप भी रिकॉल कीजिएगा साथ साथ में। जो फर्स्ट है ये दोनों में बताया था मैंने आपको कि अनुसूची और भाग में सेम है, तो यानी कि इसमें जो राज्य है और यूटी है उन सब के नाम दिए गए हैं। जो सेकंड है हमारे पास नागरिकता से संबंधित है। सेकंड नागरिकता से संबंधित है भाग नंबर 2, ठीक है। और भाग नंबर जो 3 है हमारे पास वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। फोर्थ में हमने डीपीएस भी पढ़ा है, यानी कि जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। फिफ्थ में हमने बात की है संघ की, संघ सरकार फिफ्थ हो गया हमारे पास। जो सिक्स्थ में है उसमें हमने बात की है राज्य सरकार की। और जो सेवंथ है अभी हमारे पास क्या रह गया, संघ हो गया, राज्य हो गया, सातवां जो है वो समाप्त कर दिया गया तो इसमें कुछ नहीं है। आठवें में हमारे पास यूटी आएगा, ठीक है। और 9वें में हमारे पास पंचायतें आएगी। 9A में हमारे पास नगर पालिकाओं का वर्णन है, ठीक है। 9B में नगर पालिकाएं होगी, सहकारी समितियां हमारे पास आएंगी, ठीक है। और 10 की बात कर देते हैं अभी भाग 10 में। इसमें एससी और एसटी के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में है 10वां। अभी भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच में कैसे प्रशासन चलाना है, कानून बनाना है, उसके रिगार्डिंग है। संघ और राज्यों के बीच में है, ये प्रशासन से संबंधित है 11वां। 12वां पैसे का लेना देना, इसमें सब कुछ, ठीक है। वित्त से रिलेटेड हो गया, बंटवारा कैसे होगा, वित्त का पैसे का बंटवारा कैसे होगा संघ और राज्य सरकार में, ठीक है। अभी जो 13 है इसमें व्यापार इंसान कहीं भी कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता, कुछ वैसा व्यापार के प्रावधान है, व्यापार वाणिज्य का सब कुछ लिखा हुआ उसमें नियम कानून। आगे है हमारे पास 14 जो भी संघ लोक सेवा आयोग है, स्टेट पीसीएस है, उसके बारे में है। यूपीएससी पीसीएस इनके बारे में वर्णन है। और जो 15 है हमारे पास भाग नंबर 15, इसके एक पढ़ लेते हैं इसके रिगार्डिंग। इसमें ना एक 14A भी मैंने आपको बताया था, मैंने बात की थी। इसमें ट्रिब्यूनल दिए गए हैं, यानी कि विशेष प्रकार के न्यायालय, जैसे कि पर्यावरण के रिगार्डिंग अगर कुछ करना है, कोई मुद्दा है तो उसके रिगार्डिंग बना दिया। 15 में बात कर लेते हैं। 15 में हमारे पास क्या आएगा, चुनाव आयोग, नहीं निर्वाचन, हाँ चुनाव आयोग वही आएगा। इसमें हमारे पास निर्वाचन आयोग आ गया 15 में। 16 में बात कर देते हैं, इसमें एससी और एसटी के लिए विशेष कुछ प्रावधान दिए गए हैं। 17 में बात कर लेते हैं हमारे पास कि राजभाषा का उल्लेख है, हमारी राजभाषा हिंदी होगी
ऐसा कुछ बताया गया है 17 में। 18 में हमारे पास आगे जो भी आपातकालीन उपबंध है वो सब आ गए 18 में। अभी इसको रिमूव करते हैं। अभी हम बात करते हैं 19 की। 19 में हमारे पास क्या आएगा, जो भी विविध है, मिसलेनियस है, वो सब आएगा। और 20 में हमारे पास संविधान में संशोधन कैसे हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब आएगा संविधान में संशोधन। 21 में हमारे पास क्या आएगा, यानी कि जो अगर कोई भी विशेष परिस्थिति आ जाए तो उसमें अस्थायी कानून बनाएंगे, कुछ टाइम के लिए बनाएंगे, ठीक है। 22 में जो संविधान है उसका एक शॉर्ट नेम क्या है, कब लागू हुआ था, ठीक है, ये सब है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण उनके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में दिया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत राज्यों से मिलकर बना है। इसमें भारत का नाम क्या होगा वो बताया गया है, जैसे कि इंडिया अर्थात भारत कहा जाएगा। देखिए, भारत को ना हिंदुस्तान भी कहते हैं, जम्बूद्वीप नाम से भी पुकारा जाता है, भारत नाम भी है, आर्यव्रत नाम भी है। तो इसमें बताया गया कि ऑफिशियल नाम क्या होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास भारत हिंदी में बोलेंगे और इसका इंग्लिश वर्जन इंडिया कहा जाएगा, ये बताया गया, ठीक है। अभी आर्टिकल जो 2 है हमारे पास, उसमें नए राज्यों को शामिल करना, इसका उल्लेख है, नए राज्यों को शामिल करना। और संसद को ये अधिकार है कि इसे नए राज्यों को भारत में, अभी ये अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। जैसे कि हम मान लेते हैं नेपाल है, कल को उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे भारत में शामिल होना है, ठीक है। वैसे अपने हर एक देश की संप्रभुता है, कोई नहीं चाहेगा, मान लेते हैं नेपाल अगर कल को अगर चाहे कि वो भारत में मिलना, तो उसको हम आर्टिकल 2 के अंतर्गत शामिल करेंगे, ठीक है। अभी आर्टिकल 3 जो है वो राज्यों की सीमा, नाम या क्षेत्र में बदलाव, जैसे कि तेलंगाना जब स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो नया राज्य बना, तो उसका आर्टिकल 3 में वर्णन है। अब किसी स्टेट का नाम बदला जाए, जैसे कि हाल फिलहाल में केरल का नाम केरलम किया गया है, तो वो भी आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आएगा। किसी राज्य की सीमा बदलनी है, तो ये सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमारे पास आते हैं, ठीक है। अभी आगे जान लेते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी समान है, कोई लिंग, जाति, भेदभाव, कोई धर्म, किसी के मतलब कोई इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये माफ़ी चाहूँगी, ये जो मैंने आपको बताया कि धर्म, मूल, जाति, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ये आर्टिकल 15 में है। 14 में ये है कि कानून के समक्ष सभी समान है। मतलब ये हुआ कि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई एक आम इंसान हो, चाहे कोई ग्रुप डी का कर्मचारी हो, कानून सबके लिए समान है, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 14 में ये है। और धर्म जाति के अनुसार कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारे पास आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसको 15 को ऐसे भी समझिए जैसे अगर कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोका जा रहा है, आपकी एक स्पेशल जाति है, जैसे मंदिरों में स्पेशली होता है कि महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है ना कुछ एरिया में, तो उसके रिगार्डिंग है कि वो 15 में ये है कि भेदभाव नहीं हम किसी के साथ भी करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। अभी आर्टिकल 16 में हमारे पास लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि इसको ऐसे पढ़िए कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, ये आगे लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें किसी के साथ उसकी धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, इसके आधार पर, या वो कहाँ का रहने वाला है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि आरक्षण दे सकते हैं कि जैसे किसी भी स्टेट की जॉब है तो उस इतना आरक्षण है कि बाहर से जैसे 10% है, इतने ही आ सकते हैं, लेकिन आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है हमारे पास कि लेकिन राज्य में महिलाएं हो गई, सामाजिक या शैक्षणिक के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर सकते, यानी कि आसान भाषा में समझिए जैसे कि SC है, ST है, OBC है, या फिर महिलाओं के लिए भी कोई राज्य मतलब अलग से बना सकता है, उनको आरक्षण दे सकता है, ये राज्य की अपनी
अपने उसकी मर्जी है, ठीक है। अगला आर्टिकल जान लेते हैं अभी। आर्टिकल 17 में है हमारे पास अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है, ठीक है। आगे है आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों का अंत है। जैसे पहले अगर कोई महाराजा की उपाधि धारण कर ले या और भी चक्रवर्ती सम्राट, तो वैसा कुछ नहीं कर सकते, किसी को कोई अलग से प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। हालांकि जो सेना के लोग हैं, एयरफोर्स में है, वो ठीक है, जैसे कोई कर्नल है या फिर एयर फील्ड मार्शल है, अलग अलग उपाधियाँ होती हैं, कैप्टन है, वो सब कर वो ठीक है, उनका उल्लेख है। लेकिन ये उपाधियाँ अलग से कोई करे, तो महाराजा के हूँ कि मैं कल से ऐसे बोले, तो ऐसा कुछ उपाधि आप कहीं पे भी अपनी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 19, इसमें वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। यानी कि हम इसमें विचारों की अभिव्यक्ति हो गई, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। और इसमें ये भी आ जाता है कि कोई भी व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं, तो ये सब आएगा, कहीं आ जा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आएगा आर्टिकल 20, इसमें है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब एक आपने कोई अपराध कर दिया, अपने नहीं, वैसे मान लेते हैं किसी ने भी कोई अपराध कर लिया, तो उसको ना एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। एक बार अपराध किया, एक बार ही सजा मिलेगी, और जो अपराध जिस टाइम किया उस टाइम पे जो भी कानून था उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगी, ठीक है। अभी भाग नंबर 21 में है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध कर दिया, विधि द्वारा यानी कि कानून में जो लिखित प्रक्रिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सजा देंगे। ये नहीं कि अगर अपराध किया तो जैसे उसका मतलब ऐसे ही उसको जिंदा जला दिया या फिर गोली से उड़ा दिया, तो ऐसा काम नहीं कर सकते। जो एक स्थापित कानून में जो भी व्यवस्था है बनाई गई है, उसका जो प्रॉपर है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें ये सब बताया गया है। अब इसके एक अंतर्गत एक और जोड़ा गया है हमारे पास बाद में, आर्टिकल 21A या क। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। यानी कि इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये हमारे पास जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ये जोड़ा गया था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अभी आगे जान लेते हैं आर्टिकल 22 के बारे में। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अब जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो उसको ये जानने का अधिकार है कि उसे क्यों किया गया है, हिरासत में क्यों लिया गया है। और उस व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद का वकील करे और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट यानी कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। देखिए, अगर कई बार क्या होता है, पुलिस पकड़ लेती है, अब उस इंसान ने वो अपराध नहीं किया, लेकिन वो पुलिस के ऊपर भी दबाव है, वो ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको प्रताड़ित करके वो उसे कबूल करवाना चाहती है कि ये कैसे भी कर ले। तो अगर हमें उसके पुलिस की प्रताड़ना से बचना है, तो हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम कबूल कर लिया कि हमने अपराध किया है, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट में आपको पेश करेंगे तो वहाँ पे हम मना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पुलिसकर्मियों ने कैसे कैसे दुर्व्यवहार किया। तो मतलब हम अपनी जो हमने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास आर्टिकल 23। इसमें बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध है। बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक किसी से काम करवाना, ठीक है, तो उसका भी निषेध किया गया, मनाही है। मानव का आप दुर्व्यापार नहीं, व्यापार के तौर पे जैसे किसी को अगर है, एक इंसान है, जैसे गाय भैंस बकरी हम खरीद लेते हैं, तो वैसे नहीं एक इंसान को आप खरीद दो, बेचो, ऐसा कुछ करें बलपूर्वक उससे काम करवाना, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है।
आगे है हमारे पास आर्टिकल 24। इसमें है कि कारखानों में जो भी बाल श्रम है उस पर निषेध किया गया है, यानी कि उसको मना किया गया है। 14 वर्ष से यदि कम उम्र के बच्चे हैं तो वो कारखानों में काम नहीं कर सकते, या मतलब जितनी भी जोखिम भरी जगह है उनमें नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कोई बच्चा है वो मूवी में काम कर रहा है, घर के काम कर रहा है, वो कर सकता है, उनमें कोई जोखिम नहीं है। ठीक है, अगर कल को कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं करूँगा, अधिकार नहीं है, आसान जो काम है ना, इजी, उसको कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे है आर्टिकल 25। ये है धर्म मानने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या धर्म मानने की स्वतंत्रता बताई गई है, और हर व्यक्ति जो है उसको अपना धर्म मानने और प्रचार करने का अधिकार है। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, वो इस अपनी मर्जी है, उसकी अपनी चॉइस है। जैसे कि सिख धर्म में होता है कि वो लोग कंघा रखते हैं, वो तो नॉर्मल हो गया, कृपाण रखते हैं ना वो, तो वो उनको मना नहीं कर सकते, उनके धर्म के अनुसार है। तो आपको जैसे भी आपके धर्म, आपको जो भी फॉलो चीज़ें करनी है वो कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे है आर्टिकल 26। इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप अगर सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो गुरुद्वारा हो गया, या फिर मंदिर, अगर नॉर्मल हिंदू है, जैसे भी, मतलब किसी को मंदिर बनवाना है, मस्जिद है, इनका निर्माण करना है, आपको धर्मशाला खोलनी है, तो उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आगे है 27 आर्टिकल। इसमें धर्म के लिए टैक्स की मजबूरी नहीं, यानी कि मतलब ये हुआ कि किसी को किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने जैसे कोई भी अगर मंदिर है उसमें बहुत सारा दान के तौर पे चंदा आ रहा है, तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार बस इतना कर सकती है, जैसे वो उस मंदिर के आगे जो भी आगे खाली जगह है वहाँ पे, मान लो कि वहाँ पे मतलब गाड़ी पार्किंग की जो जगह है वहाँ पे टैक्स वसूल कर सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आ रही है, जो भी लोग उसको चला रहे हैं, ठीक है, वो अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो उस पैसे को किसी अच्छी जगह में लगाए, कोई हॉस्पिटल खुलवा दे, है ना, या किसी और भी अच्छे कार्य में वो लगा सकते हैं। वो उनका अपना इनिशिएटिव है, सरकार इसमें टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल है 28 हमारे पास। इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी, देखिए पहले तो ये है कि शैक्षणिक जो गवर्नमेंट है ना, संस्थाएं, स्कूल हैं, उनमें किसी भी धर्म के रिगार्डिंग स्पेशली आप कोई भी शिक्षा नहीं देंगे, मतलब स्पेशल किसी प्रॉपर धर्म को नहीं वो फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, कोई अपना प्राइवेट है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें भी स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धार्मिक पूजा चल रही है, शिक्षा दी जा रही है, हम उसको लें ना लें, उपस्थित हो ना हो, हमारी मर्जी है इसमें टोटली। ठीक है, आगे है हमारे पास आर्टिकल 29। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। मतलब अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और सरकार उनको मना नहीं करेगी, उस बल्कि सरकार जो है इनका समर्थन करेगी। देखिए सरकार बनाई किस लिए जाती है, जो भी अल्पसंख्यक है, यानी कि एक समुदाय है, अल्पसंख्यकों की संख्या जो है उस समुदाय में कम है, तो सरकार का क्या इनिशिएटिव है, हम क्यों बनाते हैं सरकार, ताकि गवर्नमेंट जो कमज़ोर हैं, अल्पसंख्यक है, उनको बढ़ाए, है ना, उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, उसकी भी रक्षा करे। अगर एक पहले से संपन्न व्यक्ति है, शक्ति, अगर शक्ति को बढ़ाए, जैसे सरकार शक्तिवान है, अब कोई इंसान भी शक्तिवान है, तो शक्ति को बढ़ाए, ये नहीं है, सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती। शक्ति जो है, जो कमज़ोर है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, गरीब है, उसका हितों का संरक्षण करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला आर्टिकल है हमारे पास 30। इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, और सरकार इसमें भी सहयोग करती है। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं,
पहले ये समझ लीजिए कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर लद्दाख के एरिया में हो सकता है वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो, कम संख्या में हो सकता है किसी और राज्य में मुस्लिम हो, ईसाई हो, ठीक है। तो मतलब राज्य के अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है। तो इसमें क्या करेगी सरकार, अगर कोई शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेंगे अल्पसंख्यक लोग तो उनको बढ़ावा देगी, उनके प्रशासन में हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब जो बहुसंख्यक है वो भी खोल सकती है, सरकार उनको मना नहीं कर रही है, लेकिन इनका सहयोग करेगी आगे आकर, ठीक है। आगे है आर्टिकल 32, इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। कब जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट? जब हमें जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं ना वो पूरे नहीं, मतलब उनका उल्लंघन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये कहता है, ठीक है। अभी हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जानेंगे जो भी आगे हमारे पास आर्टिकल है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा है अभी आर्टिकल से, पहले से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि भारत जो राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर बना है, उनके नाम सब दिए गए। सेकंड में है नए राज्यों को यदि हम शामिल करेंगे उसका वर्णन है। थर्ड जो है इसमें नाम चेंज करना है किसी राज्य का, सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये सब दिया गया है। इसके साथ हमने पढ़ा है आगे आर्टिकल 14, इसमें बताया गया है कि कानून के सामने ना सब समान है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 15, इसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे है आर्टिकल 16, इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म है क्या है, इंसान की जाति, लिंग सब, ठीक है। आगे है आर्टिकल 17, ये छुआछूत से संबंधित है, यानी कि छुआ ऐसे हम भेदभाव नहीं करेंगे, इसको खात्मा किया गया इसमें। आगे है 18, इसमें हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता, इसमें अपवादियों का अंत किया गया है। आगे है हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो हमें पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है आने जाने की, बोलने की, अपने विचार व्यक्त अभिव्यक्ति करने की, ठीक है। आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 में अगर एक बार आपने अपराध किया तो एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, इसमें यह बताया गया है। आगे है हमने पढ़ा था अभी आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा कि प्राण और देह की स्वतंत्रता है, मतलब अगर किसी ने कोई अपराध कर भी दिया तो उसको विधि में जो भी स्थापित प्रक्रिया है कानूनी, उसके अनुसार ही सजा दी जाएगी। आगे हमने इसमें एक और पढ़ा था 21A आर्टिकल था, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में था, ठीक है, बच्चों को 6 से 14 साल के जो है। इसके साथ हमने आगे पढ़ा था आर्टिकल 23 में किसी से बलपूर्वक आप काम नहीं करवा सकते। 24 में था कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको आप कारखानों में नहीं ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। 25 में हमने पढ़ा कि जो धर्म मानने हैं उनको उसकी पूरी पूरी स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी उसमें। 26 में हमने पढ़ा कि अगर कोई अपने धर्म के अनुसार कुछ भी चाहे, कोई धर्मशाला खोलना चाहे, मंदिर मस्जिद बनवाना चाहे, बनवा सकता है, ठीक है। 27 में हमने पढ़ा इसमें कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं उन पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ हमने 28वां आर्टिकल भी पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा कि जो धार्मिक शिक्षाएं हैं गवर्नमेंट में नहीं दी जाएंगी, प्राइवेट में दे रहे हैं, दे सकते हैं आप, ठीक है। आगे हमने पढ़ा है 29वां कि जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा संस्कृति की रक्षा की जाए। अगर आगे है 30 में, पहले तो इनकी रक्षा करेंगे, 30 में बताएंगे कि अगर इन्हें कोई शैक्षणिक संस्थान खोलना है, स्कूल कॉलेज, तो गवर्नमेंट उसमें सहयोग करेगी, ठीक है।
32वां आर्टिकल हमने पढ़ा, यदि हमारे जो अधिकार हैं मौलिक उनका उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं। अभी आगे हैं हमारे पास जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनसे संबंधित है। शुरुआत अभी करते हैं इनकी। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, लेकिन हम उनमें से मेन पढ़ेंगे। आर्टिकल 39 में ना कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत है, जैसे कि राज्य जो है ना, अब राज्य किसको कहा गया यहाँ पे, गवर्नमेंट संस्था हो गई, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो क्या करेगा, यानी कि सरकार है, मोटा सा ध्यान रखिए कि जो सरकार है वो क्या ध्यान रखेगी कि जो पुरुष है और महिला है उनको समान वेतन मिले, इक्वलिटी हो, महिला पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, और संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे। आगे है कि बच्चों और मजदूरों का शोषण ना हो। तो इसमें कुछ लिखे गए हैं, मतलब ये है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें ये नीतिगत सिद्धांत है, सरकार को ये ज़रूरी नहीं है फॉलो करने, लेकिन अगर वो चाहे तो इनको फॉलो कर सकती है। ठीक है, इसमें बताया गया कि सरकार चलानी कैसे है, क्या क्या हम उसमें नया ऐड कर सकते हैं। तो 39 में है कि समान वेतन हो, मुख्य यह ध्यान रखिएगा कि समान वेतन की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ना रहे। ठीक है, आगे है इसके अंतर्गत एक और है 39A जोड़ा गया है। इसमें देखिए अमीर हैं जो वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, मतलब आराम से कानूनी सहायता ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब हो गया उनको भी निःशुल्क और न्याय मिले समान, तो उसके लिए इसमें बताया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता मिले जो भी वंचित लोग हैं, उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, अभी आर्टिकल 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है, कैसे गठन होगा उसके बारे में सब है। आगे है आर्टिकल 41, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए कुछ योजनाएं लाए। कोई अगर बुजुर्ग है, ठीक है, जैसे कि बुढ़ापा रिलेटेड पेंशन आती है, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा वगैरह भी करती है सरकार। तो मतलब कुछ ऐसी अगर दशाएं हैं, अभाव की स्थिति है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसमें वो हेल्प करे। अभी आगे जान लेते हैं आर्टिकल 42, इसमें बताया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हो, प्रसूति सहायता का उपबंध। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं यानी कि काम ये नहीं है कि एक व्यक्ति है वो 12 घंटे से काम किए जा रहा है, लगातार धूप में खड़ा है और बेचारे को पानी भी नहीं पी सकता है ना, तो एक अच्छी व्यवस्था हो पानी की, वहाँ पे कोई भेदभाव ना करे। इसके साथ ही जैसे कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है तो उसको वहाँ पे प्रॉपर उसकी मदद करें, है ना, कोऑपरेट साथ में उसको टाइम पे छुट्टियां मिल जाएं, उसके साथ बेहतर सहयोग करें जो भी अन्य कर्मचारी हैं। तो ये सब बताया गया इसमें आर्टिकल 42 में। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास आर्टिकल 43, इसमें कर्मकार वर्ड भी आ सकता है, ये इसको हम मजदूर बोलेंगे या वर्कर। ताकि मजदूर भी समान जनक जीवन जी सके, उनका भी बेहतर जीवन स्तर हो, वो सुधरे। तो 43 में बात की गई है कि उनका उचित एक मिनिमम जो वेतन है वो डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, आगे है इसमें 43A, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार यानी कि वर्कर हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे कि आपने किसी मूवी में देखा होगा, एक वर्ल्ड फेमस मूवी है, उसमें है कि वो कोयला क्षेत्र के प्रबंधन से है, मतलब कोयला क्षेत्र के रिगार्डिंग एरिया दिखाया गया है, काम करते हैं वहाँ पे। उनमें से एक का चुनाव करके एक प्रतिनिधि के तौर पे, जब भी जैसे मैनेजमेंट होगी ना, अब रूल किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, वर्कर्स के लिए, तो उनके भी व्यक्ति शामिल होने चाहिए ना उस प्रक्रिया में, ताकि बेहतर रिजल्ट आए, बेहतर कानून बने, है ना।
तो ये सब बताया गया है इसमें। आगे है हमारे पास 43B, इसमें सहकारी समितियाँ, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए इसके बारे में बताया गया है, जो ग्रुप बनाते हैं जिसमें, ठीक है। आगे है आर्टिकल 44, इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू हो, जैसे कि इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अब शादी है, जैसे कि उसकी एक सभी जगह उम्र समान हो, या फिर विवाह के जैसे कि जो भी एज है वो एक समान कर दी, संपत्ति के एक जैसे कानून बना दिए, तो वैसा मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून, यही इसमें, ठीक है। आगे आर्टिकल 48, इसमें कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे है 48 का ए पार्ट, इसमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें, वन और वन्य जीवों का, पर्यावरण का और वन्य जीवों का। आगे है 49, इसमें है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका हमें कैसे संरक्षण करना है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, समय समय पे सरकारें करवा देती है ना, कहते हैं जीर्णोद्धार करवाया, अभी तो कुछ टूट फूट हो गई थी उसको ठीक कर दिया, लाल किला है, तो ये सब 49 में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिकल 50 में है, 50-50 से ध्यान रखिएगा। 50-50 मतलब जो कार्यपालिका है, देखिए 3 होती हैं, एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका न्याय करती है। अब इसमें क्या हो गया, जो कार्यपालिका है यानी कि जो कानून लागू करवाने वाली और न्याय करने वाली, इनको अलग कर दिया, 50-50 कर दिया, अलग कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे राजा है, अब वही कानून बना रहा है, वही लागू कर रहा है, वही न्याय कर रहा है, तो वहाँ पे ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही व्यक्ति के पास वही सर्वोच्च है, जो कुछ कह दिए पत्थर की लकीर है, तो वैसा कुछ ना हो, इसलिए अलग अलग काम बांट दिए गए। आर्टिकल 51 में हमारे पास जो दिया गया है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे 51 रुपये का दान हम कैसे करते हैं, 11 रुपये का प्रसाद ले आना, 21 रुपये का, 51 का, तो उस तरीके से अगर हम दान करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 51A है, इसमें नागरिकों के कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि 11 हैं। नागरिकों के कर्तव्य जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा, ये सब। अभी इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने शुरुआत की नीति निर्देशक तत्व से, तो आर्टिकल इसमें हमने शुरुआत की थी 39 से। इसमें है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आगे है 39A, इसमें हमने पढ़ी है निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, जो भी वंचित हैं, गरीब हैं, उनको। आगे है 40, आर्टिकल 40 हमने पढ़ा, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन होगा, इसका है उल्लेख, ठीक है। आर्टिकल 41 में हमने पढ़ा, अगर जैसे कोई बीमारी की स्थिति में है, बुजुर्ग है, तो राज्य यानी कि सरकार जो भी है वो उसकी सहायता करे, 41 में दिया गया है। आगे आता है 42, इसमें जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको अच्छी दशाएं, अच्छा सब मिले, नॉर्मल इंसान भी जा रहा है तो काम करने की, वहाँ पे जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारे पास 43 में हमने पढ़ा कि जो भी वर्कर्स हैं उनको उचित वेतन मिले। देखिए 39 में समान काम के लिए समान वेतन है, यानी कि भेदभाव नहीं, इसमें है उचित वेतन, ध्यान रखिएगा ये। इसके साथ ही 43A में है कि जो मैनेजमेंट में भाग लेंगे वर्करों की भी उनमें भूमिका हो, मैनेजमेंट में वर्कर भी सहयोग करें, 43A है। इसके साथ ही है हमारे पास 43B भी आ जाता है इसमें, ये सहकारी समितियों से संबंधित हमने पढ़ा। इसके साथ आ जाता है आर्टिकल 44, पूरे देश में एक जैसा कानून यानी कि समान नागरिक संहिता। आगे हमने पढ़ा है 48 में हमारे पास कृषि आ गई, पशुपालन आ जाता है इसमें। इसके साथ ही था इसमें 48A, इसमें पर्यावरण है और जो वन्य जीव है उनका संरक्षण करना है ये। 49 को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि 7 अजूबे इस दुनिया में है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, तो उसमें राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं उनका हमें संरक्षण करना है। आगे हमने पढ़ा था 50-50 कर लेते हैं, कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका को अलग कर लेते हैं।
आगे हमने पढ़ा था 51, 51 रुपये का दाम कर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। इसके साथ ही हमने 51 में ही पढ़ा है 51A, इसमें जो है नागरिक के मूल कर्तव्य दिए गए जिनकी संख्या हमारे पास वर्तमान में 11 है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ध्यान से सुनिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास संघ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, संघ सरकार से, वो अभी यहाँ पे है। ठीक है, संघ सरकार हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, अब आर्टिकल जो 52 है इसमें बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में बात की गई है हमारे पास कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित हो, मतलब देश का प्रशासन चलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब राष्ट्रपति खुद या फिर उसके लिए एक टीम बनाई गई है, मंत्रिपरिषद की सहायता से वो निर्णय लेगा। ठीक है, अभी आर्टिकल हमारे पास 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, यानी कि संविधान का उल्लंघन करे तो महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। आगे है आर्टिकल 63, इसमें भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 71 में जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है उन दोनों के निर्वाचन से संबंधित सुनवाई होगी, केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, कोई भी विवाद हो जाता है निर्वाचन के रिगार्डिंग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 72। 72 आर्टिकल में क्या होती है कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति कुछ मामलों में सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, और खासकर मौत की सजा वाले मामले में राज्यपाल भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको नहीं टाल सकता, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है। ठीक है, अब आर्टिकल जो 72 है वो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित है और 161 जो है वो राज्यपाल की। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा साथ में। अब ये अगला जो आर्टिकल है वो है हमारे पास आर्टिकल 74। ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए है। इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए ना मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। मतलब ये होगा कि मैक्सिमम जो टाइम है ना, जो भी मंत्रिपरिषद कह देगी वही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके अनुसार ही चलता है। तो ये सब 74 में बताया गया है। आर्टिकल 76 में होगा भारत का महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी आप समझ लीजिए कि जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील जो होगा ना उसको हम महान्यायवादी बोलेंगे, सरकारी वकील होगा ये सबसे बड़ा। अब आर्टिकल 76 में 76 में हमारे पास भारत का है महान्यायवादी और 165 में राज्य का, इसको हम बोलेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, नाम अलग अलग है इनके, काम एक ही है। ये राज्य स्तर पे है और महान्यायवादी राष्ट्रीय स्तर पर है। आगे है आर्टिकल 79, 80 और 81, इनको साथ में करते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सरला के नाम से सरला स से हो गया संसद, संसद का गठन होगा 79 में, और 80 में हमारे पास राज्यसभा का, और 81 में हमारे पास लोकसभा का। तो सरला से याद रख लीजिएगा संसद का गठन। अब संसद किससे मिलके बनी होगी, इसमें राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। ठीक है, 3, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे है हमारे पास आर्टिकल 85, इसमें संसद का जो सत्र है, सत्रावसान है और विघटन है उसके बारे में वर्णन है। सत्र जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, जो सेशन चल रहा है। सत्रावसान एक होगा विघटन, विघटन यानी कि जो सेशन चल रहा था उसको कुछ टाइम के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए टाल दिया गया। ठीक है, एक होगा सत्रावसान यानी कि जो पूरा सेशन चल रहा था ना वो सिर्फ एक मीटिंग उनकी कैंसिल नहीं हुई, एक सेशन नहीं खत्म हुआ है, पूरा सत्र ही समाप्त हो गया है,
शुरुआत दोबारा से करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको ख़त्म कौन करता है? राष्ट्रपति। 85 में ध्यान रखिएगा कि जो संसद के, आपने देखा होगा ना, कभी चैनल पे आते हैं वो बोलते रहते हैं, जैसे कोई भी मंत्री खड़ा हो जाता है कि क्या कुछ किया, फिर वहाँ पे वो भी और सदस्य हैं, जैसे लोकसभा में है या फिर राज्यसभा में चलते हैं जो सेशन चलते हैं, तो उनमें वो फिर बातचीत होती है, कोई मुद्दा आता है कि क्या कुछ रहा, ठीक है। तो सेशन जो प्रेजेंट में चल रहा है, विघटन कुछ टाइम के लिए टाल दिया, कुछ घंटों के लिए, और सत्रावसान बिल्कुल उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, मतलब वो पूरा जो सेशन था ना उसकी शुरुआत नए तरीके से होगी, ठीक है। एक लाइन में ध्यान रख लीजिएगा इसको, आगे है 89। इसमें उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब ये हुआ कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा, मतलब इसका ये हुआ कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति बनते ही राज्य का सभापति बन जाएगा। जो भी उस पद पे होगा वो सभापति कहलाएगा, उपराष्ट्रपति, बस ये बात है, ठीक है। आर्टिकल 89 में दिया गया है। आगे है 100 हमारे पास आर्टिकल। इसमें संसद के सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा होगी, 1/10। इसको ध्यान रख लीजिए, 1/10 है, 100 है तो इसमें 1/10 रिलेट कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। 1/10 है, इसको कोरम भी बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, ठीक है, तो उस समय कोई भी कार्रवाई चल रही है, विधेयक पास हमें करना है, तो कम से कम जितने भी, जैसे कि लोकसभा में 552 होते हैं, ठीक है, कुल टोटल का उपस्थित है, ठीक है। अब 545 है जैसे वर्तमान में हो गया, तो उनका 10% कम से कम उतने व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए अगर कोई भी कानून हमें पारित करना है। ये नहीं कि कोई भी 1-2 व्यक्ति बैठा है, टोटल का 10% होना चाहिए, तभी कोई भी कानून बन पाएगा, ठीक है। आगे है आर्टिकल 107, 107। इसमें धन विधेयक के अलावा सभी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी कि धन विधेयक को छोड़ के, विधेयक यानी कि बिल, ठीक है, धन विधेयक को छोड़ के जो बाकी कोई भी बिल है ना, वो संसद में चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट में कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि बोल दिया और हो गया, उसके लिए पूरी प्रक्रिया होगी। कोई भी अब विधेयक है उस पर प्रॉपर लिखा होगा क्या है, फिर वो लोकसभा में जाएगा, अगर वो पारित करेगी सहमति के लिए, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, तब कोई भी कानून पास होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास 108 आर्टिकल। इसमें क्या हो गया, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कुछ भी दशाएं हो गई, एक तरफ लोकसभा है दूसरी तरफ राज्यसभा है, दोनों में सहमति बन नहीं रही है, दोनों अपना अपना, उसके कुछ मुद्दे हैं कुछ उसके हैं, तो उनको साथ में बैठा देते हैं, संयुक्त बैठक उसको बोल देते हैं। 108 में इसका वर्णन है, ठीक है। आगे 109 आर्टिकल 109। इसमें धन विधेयक जो है उनके संबंध में विशेष प्रक्रिया है। जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा, तो कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं 109 में धन विधेयक से रिलेटेड। धन विधेयक यानी मतलब ये हो गया जो भी टैक्स, पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे पास 110 अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ये धन विधेयक में क्या क्या आएगा, जितने भी टैक्स हैं, सरकार के जितने भी खर्चे हैं, आय है, उन सब का लेखा जोखा रहता है इसमें। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में केंद्र के रिगार्डिंग और राज्य में हो जाएगी 197, ठीक है। आगे है आर्टिकल 111। इसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर है कि राष्ट्रपति को वीटो पावर है, यानी कि जैसे कि कोई भी है, अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं
पहला है कि वो जो भी विधेयक है उसको मंजूरी दे दे, फर्स्ट मंजूरी दे सकता है, सेकंड उसको वापस भेज सकता है, या थर्ड है कि उसको कुछ टाइम के लिए ना रोक सकता है, ठीक है। और इसको ही हम पॉकेट वीटो बोलेंगे, वीटो शक्ति है। मंजूरी देगा, अगर उसको वापस भेजेगा तो सिर्फ साधारण विधेयक को भेज सकता है, धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वो अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया गया है, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 112, इसमें बजट का उल्लेख है। संविधान में इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र सरकार का मतलब ये है 112 संघ से संबंधित, और राज्य से संबंधित है 202। तो ये साथ में लिखे गए हैं, इनको आसान रहेगा आपके लिए याद करना। आगे है आर्टिकल 103, इसमें संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जब संसद का जो सत्र चल रहा था, सत्रावसान हो गया, वो नहीं है अभी, ठीक है, उसका सत्र खत्म हो गया, तो उस टाइम अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति को पावर है ये, ठीक है। और ये 123 में दी गई है। राष्ट्रपति के लिए 103 है, नहीं माफी चाहूंगी 123 है। और जो हमारे पास राज्यपाल है इसका देखिए 123, ये बोला हमने 213, इनको उल्टा कर लीजिए, 21 लिखा 12 का, 3 एज इट इज है। तो 213 में क्या है, राज्यपाल को है अध्यादेश करने की शक्ति, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर देखेंगे आगे। जो भी आर्टिकल अभी किए हैं हमने, जो संघ से रिलेटेड, जो संघ सरकार से संबंधित किए हैं ना आर्टिकल, उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल इसमें 52, इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 है आगे आर्टिकल हमारे पास, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आगे है आर्टिकल 61, इसमें है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, उसका वर्णन है पूरा। 71 हमने पढ़ा है, इसमें यदि राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, इनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उसका फैसला होगा, ठीक है। आगे हमने पढ़ा है 72 आर्टिकल में, इसमें राष्ट्रपति समाधान कर सकता है, वो सब बताया गया है। आगे 74 हमने पढ़ा है, रिकॉल कीजिएगा साथ साथ में। इसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है उसकी सलाह, माफी चाहूंगी, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, ऐसा इसमें बताया गया। आगे है हमारे पास 75, इसमें हमने पढ़ा था महान्यायवादी का वर्णन है। आगे हमने 79, 80 और 81 को ध्यान किया था, इसमें संसद का है, ये राज्यसभा लोकसभा का गठन है, ठीक है, सरला से ध्यान किया था हमने, याद किया था। आगे हमने किया है 85 में, जो संसद के सत्र हैं, सत्रावसान विघटन कैसे होगा उनके बारे में बताया गया, संसद के जो सेशन है उनके बारे में, ठीक है। आगे है हमारे पास, हमने पढ़ा है 89 आर्टिकल हमने पढ़ा है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, ठीक है। आगे है हमने आर्टिकल 100 पढ़ा था, इसको ध्यान रखा था कि 100 है, अगर 100 है तो इसमें हमने देखा था कि 1/10 से ध्यान रखिए, इसमें कोरम होगा, इतने उपस्थित होने चाहिए कोई भी आप कानून बना रहे हो तो, ठीक है। आगे है, आगे पढ़ा है हमने 107 है, मतलब कोई भी विधेयक लेके आए, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हमने पढ़ा है 108 आर्टिकल, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो रखा है
दोनों अपनी अपनी बोल रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तब हम संयुक्त बैठक बैठाएंगे और समाधान करेंगे। ठीक है। आर्टिकल है 110। इसमें धन विधेयक क्या है उसकी परिभाषा दी गई है। टैक्स है, कितना आता है जाता है, खर्चा क्या है सरकार का, ये सब। आगे हमने पढ़ा कि 111 में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। ठीक है। साधारण विधेयक के मामले में है, रख सकता है, वापस भेज सकता है, रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में उसको अनुमति देनी पड़ती है। ठीक है। आर्टिकल इसके बाद हमने पढ़ा 112 है, बजट का उल्लेख है। इसके बाद हमारे पास आता है 103। इसमें हमारे पास राष्ट्रपति कानून बना सकता है यदि संसद छुट्टी पे हो, मतलब उसका जो सेशन है वो नहीं चल रहा है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। आगे हम बात करते हैं, पीछे रह गया हमारा शायद कुछ, हाँ ये रह गए हैं, अभी नहीं किया हमने। 1, 2, 3 तक का हमने किया था, 123 तक। ठीक है। इनको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 124 है। इसमें हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना का वर्णन है, गठन उसके बारे में बताया गया है। 129 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं ना, वो पूरे भारत में मान्य होंगे। नीचे अगर कोई जैसे हाई कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो उन पर कोई मतलब उनको ये नहीं कर सकती कि ना माने। ठीक है। वो एक कानून की तरह लागू हो गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, ऐसा समझ सकते हैं। वो कानून बन जाता है एक बार जो बोल दे। ठीक है। और वो सभी जो नीचे के कोर्ट हैं सभी उसको मानेंगे, सभी देश के नागरिक सम्मान करेंगे। ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 131। इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो केंद्र है वो राज्य है। केंद्र और राज्यों में और मतलब राज्यों के बीच में विवाद हो गया तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। आर्टिकल 131 में बताया गया है। ठीक है। आगे है 136 में है, संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल या किसी भी प्रकार का मामला है जो देश के किसी भी न्यायालय में लंबित हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है। आपने देखा होगा जैसे कोई भी एक्टर है या फिर कोई भी ऐसा जाना माना व्यक्ति है ना, तो वो उसका मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकती है उसको अपने पास। कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में, अगर कोई मामला लंबित है, पड़ा हुआ है, चल रहा है वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेकर जल्दी कार्रवाई करते हुए अपने पास मंगवा सकती है। ठीक है। ये क्रिमिनल मामला भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, संवैधानिक भी हो सकता है। ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 148। इसमें कैग के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो भी सरकार के खर्चे हैं, जो भी बजट है, ये सब उसको चेक करता है, जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति है। ठीक है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में भी नाम है इसका। आगे है 153। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल, या ये भी हो सकता है, देख रहे होंगे आप वर्तमान में भी, तो यह 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। एक के लिए एक भी, 2 के लिए भी एक हो सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी एक। आगे है 154। इसमें जो राज्य है उसकी कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जो पूरा व्यवस्था है वो निहित होगी राज्यपाल में, जो भी प्रशासन की शक्तियाँ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 161, नहीं 155 है, पहले 155 देख लेते हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बताया गया है इसमें। आर्टिकल 156 है। इसमें राज्यकाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल होगा। इसमें देखिए 2 बातें कही गई हैं। एक तो बोला गया कि
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पहली चीज़ तो ये बोली गई। दूसरी इसमें बोली गई कि जो राज्यपाल है ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। तो ये दो बातें बोली गई हैं इसमें, ध्यान रखिएगा इसको। 161 आर्टिकल में हमारे पास राज्यपाल को समादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, ठीक है। हालांकि जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को माफ तो नहीं कर सकता प्रॉपरली, लेकिन उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 168। इसमें बताया गया है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन, विधानमंडल जैसे विधान सभा, कई राज्यों में होगा विधान परिषद भी होती है, तो इनको मिलाकर बनता है हमारे पास विधानमंडल। विधानसभा, विधान परिषद, अकेली विधान परिषद भी हो सकती है। आगे आएगा आर्टिकल 200। इसमें विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। राज्य में राज्यपाल की अनुमति लेंगे, कोई भी विधेयक है, बिल है, और संघ के लेवल पे राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। इसमें 200 आर्टिकल में बताया गया कि जब कोई विधेयक या बिल विधानसभा से पास होता है तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है, ठीक है। जैसे वीटो पावर राष्ट्रपति के पास थी, वो भी क्या कर सकता था कि या तो स्वीकार कर ले या वापस भेज दे या रोक ले। तो सेम तरीके से है राज्यपाल के पास भी, हमारे पास इनको भी जो दिया गया है, राज्यपाल मंजूरी दे सकता है, ठीक है, रोक सकता है। देखो ये भी 3 काम किया, तो मंजूरी दे दी, रोक लिया विधेयक को, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज देता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भेज सकता है विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कर सकता है, ये भी 3 काम कर सकता है, ठीक है। ये पावर दी गई है, राष्ट्रपति को भी दी, राज्यपाल को भी है। अब इसके पास एडिशनल है कि राष्ट्रपति के पास भेज दे, वो अपने पास रख लेता था सुरक्षित राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल भेज सकता है। आगे 201 आर्टिकल है हमारे पास। इसमें जो भी राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया हमने विधेयक, उसका स्पेशली वर्णन है कि 201 में है, उसका वर्णन है इसमें। 214 है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट था पूरे देश के लेवल पे, राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय होंगे। 215 में है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय की तरह होगा, मतलब जो इसने डिसीजन लिए वो भी मान्य होंगे, मतलब नीचे वाली जो अदालतें हैं उसको एक कानून की तरह देखेंगी, ठीक है। आगे है आर्टिकल 226। इसमें कुछ रिट जारी करने की हाई कोर्ट जो है उसकी शक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट जैसे मौलिक अधिकार अगर पूरे मतलब हमें नहीं मिल रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट दायर मतलब जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है वो 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अनुसार, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 231। इसमें बताया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे कि हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आर्टिकल 231 में वर्णन है। आगे है आर्टिकल 239। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन यानी कि यूटी का कैसे क्या प्रशासन चलाना है उसके नियम कानून बताए गए हैं। आर्टिकल 239 ए का लिखा हुआ है, ए है इसमें पार्ट में। ये दिल्ली से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष जो प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अभी अगले हम जान लेते हैं 43 आर्टिकल है एक, फिर रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 43 में परिभाषाएं दी गई हैं, पंचायत से जुड़ी परिभाषाएं हैं, नगर पालिकाओं से जुड़ी परिभाषाएं हैं, ठीक है। पंचायत से जैसे कि कितना कार्यकाल होगा, क्या क्या पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है, सब वर्णन है। आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम 249 से
कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हमने रिवाइज कर लिया है आर्टिकल 123 तक। अब आगे करते हैं आर्टिकल 124 से। इसमें बताया गया है कि, माफ़ी चाहूँगी थोड़ा रुक गया था बीच में। अभी हम आर्टिकल 124 से देखते हैं। 124 में था हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आगे हमने देखा है 129, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करेगा, यानी कि उसके जो भी बनाए गए कानून हैं वो सभी जगह लागू हो गए, ठीक है। आगे है 131, हमने देखा केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। आगे हमने देखा 136, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी मामला है ना वो अपने पास मंगवा सकता है निचली अदालतों से, ठीक है। नेक्स्ट 148 है, इसमें कैग का वर्णन है, कैग के बारे में बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये सब जांच पड़ताल करता है, ठीक है। 153, इसमें बताया गया है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल या दो से अगर ज़्यादा राज्य हैं तो उनके लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। आगे 154, संघ की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं प्रशासन से संबंधित सभी राज्यपाल में निहित होंगी, ऐसा। 156 की बात कर लेते हैं। इसमें दो बातें एक साथ बताई गई हैं। गवर्नर की बात कर रहे हैं, 5 साल होगा उसका टाइम पीरियड। साथ ही बताया गया है कि वो राष्ट्रपति जब चाहे तब तक उसको उस पद पर रख सकता है, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 161, इसमें गवर्नर की जो क्षमा शक्ति है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन मृत्युदंड को गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, आजीवन कारावास में ज़रूर बदल सकता है, ठीक है। आगे 168 है, इसमें राज्यों के लिए विधानमंडल होगा, ये बताया गया है। नेक्स्ट है 200 आर्टिकल, इसमें कोई भी बिल है, विधेयक है, उस पर गवर्नर की अनुमति लेनी ज़रूरी है। आगे है 201 है, इसमें जो राज्यपाल है वो विधेयक को राष्ट्रपति जो है उसकी अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। आगे 239 संबंधित है हमारे पास यूटी से, और इसमें ही था 239 ए हमने पढ़ा था, दिल्ली को विशेष अधिकार दिए गए हैं उनसे संबंधित है। आगे आर्टिकल हमने पढ़ा 243, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं जो कि पंचायत से या फिर नगर पालिकाओं से संबंधित है। होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी जान लेते हैं 243 से हमारे पास जो आगे आर्टिकल दिए गए हैं। अभी थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट है आर्टिकल 249, इसमें राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति है। मतलब पूरे देश की सुरक्षा का मामला हो। देखिए, विषय राज्य सूची का है लेकिन कानून कौन बना रही है? संसद। जैसे कि कोरोना महामारी फैल गई थी उस वक्त, या जब देश की सुरक्षा का मामला आ जाए तब बना सकती है, ठीक है। आर्टिकल 249 में आगे है हमारे पास आर्टिकल 250, इसमें यदि आपातकाल की परिस्थिति आ जाए, कोई देश हमारे ऊपर कोई भी युद्ध करे या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए
तब भी जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, कोई देश हमला कर दे, ठीक है तब। आगे है 262, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो नदी है और नदी घाटी के जल से संबंधित विवाद होंगे, ठीक है। देखिए, अगर केंद्र और राज्य में झगड़ा होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगी, और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से, निर्वाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि नदी विवादों से रिलेटेड कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, उसका निर्णय संसद की व्यवस्था के अनुसार होगा, ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अनुसार। आगे है आर्टिकल 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाएगी और इसका निर्माण राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के बीच सहयोग के लिए परिषद बनाई जाती है, क्योंकि दो राज्यों में झगड़ा हो गया तो एक मंच उनको प्रदान कर दिया कि उस पर बैठकर वो आपस में बातचीत करके सुलझा सके मामले को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 266, 266, इसमें भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि में हो गया जितना भी सरकार टैक्स लेती है, जितना भी खर्चा होगा, सरकार आय होगी, वो सब इसमें होगा, ठीक है। आगे है आर्टिकल 267, और संचित निधि में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इसमें से पैसा निकालना है तो विधेयक पास करवाना पड़ेगा, यानी कि संसद की अनुमति लेनी जरूरी है। लेकिन जो आकस्मिक निधि है 267 आर्टिकल में जो दी गई है, इसमें से मान लेते हैं कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कि हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी, तो हमें अगर एकदम से पैसा निकालना है तो हम आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं, बाद में उसका मतलब संसद को उसके बारे में बता देंगे, विधेयक पास कर देंगे, ठीक है। आगे है आर्टिकल 279A, ये जीएसटी से रिलेटेड है, वस्तु और सेवा कर परिषद का इसमें वर्णन है, ठीक है। जीएसटी के लिए एक परिषद बनाई गई है। आगे है आर्टिकल 280, ये वित्त आयोग, इसका इसमें वर्णन है। सरकार हर 5 साल में ये आयोग बनाती है, पैसों का जो भी लेना देना होगा, किस राज्य को कितना दिया जाएगा, तो ये सब डिसाइड करता है, ठीक है। आगे है 301 आर्टिकल, इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कहीं भी आप व्यापार करो, आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि अगर कोई पंजाब का किसान है, वो महाराष्ट्र में जाकर अपनी गेहूं बेच रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। आगे है हमारे पास आर्टिकल 326, इसमें लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा, यह बताया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है तो वो मतदान कर सकता है। और 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसके अनुसार ये आयु तय की गई है कि 18 वर्ष होगी या इससे ज़्यादा, ठीक है। आगे है हमारे पास आर्टिकल 330, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है, ठीक है। एससी के लिए और एसटी के लिए सीट फिक्स की गई है, ये बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अभी अगले थोड़े से आर्टिकल रह गए हैं, अभी मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 249 से करेंगे। इसमें 7 अजूबे से ये भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राज्य सूची के विषय हैं हालांकि, लेकिन संसद कानून बनाएगी उस पर, राष्ट्रीय महत्व के हो गए इसकी वजह से। आगे 250 आर्टिकल है, इसमें आपातकाल से, अगर आपातकाल की सिचुएशन आ गई तो भी केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो बना सकती है राज्य सूची पर कानून, ठीक है। 262 में हुआ
कि नदी जल विवादों से संबंधित है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगी उन विवादों के बारे में। आगे एक अंतर्राज्यीय परिषद बना देंगे 263 में, जो इसका राष्ट्रपति निर्माण करेगा। आगे हमने देखा कि 266 है, संचित निधि के बारे में बात है, भारत और राज्य दोनों के लिए। 267 है, आकस्मिक है, अगर एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसमें से पैसा निकाल लेते हैं। 279A फिर बताया गया था, इसमें GST परिषद का से संबंधित है, ठीक है। आगे है 301 है, व्यापार और वाणिज्य से कहीं भी कर सकते हैं व्यापार। 315 लोक सेवा आयोग हो गया। आगे 324 हमारे पास चुनाव आयोग। 326 में लोकसभा और राज्यसभा में वयस्क मताधिकार की एज बताई गई है, 18 साल है, उससे ज़्यादा है। 330 में 330 में लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन जो सीट है उनके बारे में बताया गया। अभी लास्ट में थोड़े से बचे हैं, इनको भी रिवाइज, इनको भी देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 338 में यूनिट, मैंने कवर कितना किया अभी, 330 तक कर लिया है, सॉरी है ना। 338 से आगे बढ़ते हैं अभी। 338 में क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक पहले आयोग बना दिया इसके लिए स्पेशल। 338 इनको इकट्ठे याद कीजिएगा। ए में क्या है, देखिए 38 में जाति, जाति छोटा है तो 338, फिर ए जुड़ गया तो बड़ा हो गया, तो इसलिए जनजाति आ गया अनुसूचित, पहले जाति था अभी जनजाति। फिर इसके बाद आएगा पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में। 343 में राज्य संघ की राजभाषा हिंदी होगी, सब बताया गया है। 50A में क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी, अगर वहाँ पे मराठी है मातृभाषा मराठी में, हिंदी है, जो भी है उसके अनुसार। आगे है 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई देश हमला कर दे। 56 है, यदि राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र वो विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं फिर वहाँ पे। आगे है 360 है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित, अगर पैसों की तंगी आ जाए, ऐसा हालांकि हुआ नहीं, एक बार भी लगा नहीं है ये हमारे देश में। 368 है, संविधान में कोई संशोधन करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया ये पूरी बताई गई है। लास्ट में जो हमने देखे हैं, इसमें देखा हमने 338, 338 राष्ट्रीय जाति आयोग, ए में आ जाएगा हमारे पास जनजाति, 338B में 38B में आ जाएगा पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ ही पढ़ा हमने 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया, हिंदी होगी। 350 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। 52 है आपातकाल है। 56 है राष्ट्रपति शासन है। 60 है वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। 368 में संविधान संशोधन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।